हेलो बच्चों। तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया, यही जाना कि डेवलपमेंट यानी लगातार आगे बढ़ने का नाम है। कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, हमेशा चेंजेस होने चाहिए, ये हमने जाना। जिसमें हमने कहा कि डेवलपमेंट क्या कभी सिमिलर नहीं होगा मुझसे और तुम्हारा कुछ और है, मेरा कुछ और रहेगा। फिर हमने कंट्रीज का डेवलपमेंट कैसे होगा दो कंट्रीज के बीच में, तो उसके लिए हमने नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से तो हमें पूरा डाटा सही से नहीं क्लियर हो पा रहा था, यानी वो तो पूरी कंट्री की हो गई, बट कंट्री में कहीं पॉपुलेशन कम थी और कहीं पे ज्यादा। तो उसके लिए हमने क्या लाया, पर कैपिटा इनकम, मटेरियल गोल। जब इनकम को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मान ले, जैसे मैं ही हूं, मैं कह दूं कि अगर मुझे इनकम इतनी मिलती रहे तो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, तब हम कहेंगे कि हम मटेरियल गोल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि नहीं, हमें इनकम के साथ साथ जहां पे हम वर्क कर रहे हैं, जहां पर वर्क कर रहे हैं जॉब सिक्योरिटी चाहिए, साथ में हमको लर्निंग चाहिए, वहां सीखने को कुछ मिलना चाहिए, प्रमोशन हो। ये नहीं कि हम वहां पे टीचर बन गए तो जिंदगी भर टीचर रहे, अरे प्रिंसिपल भी बन जाएं, उससे ऊपर की पोस्ट अगर उस स्कूल में है तो वो भी होना चाहिए। वर्किंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तुम्हारी रिस्पेक्ट वहां पे हो। ये नहीं कि हम जहां काम करने पहुंच जाए, रिस्पेक्ट वहां पे लोगों में रहे ही ना, आपस में हमेशा से लोगों में इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए। जब हम इस तरह की बातें देखते हैं तो वो होता है हमारा नॉन मटेरियल गोल। तो हम जब डेवलपमेंट में बात करते हैं तो लोग किसको प्रेफर किए, यानी इनकम के साथ साथ उन्हें और भी सर्विसेज चाहिए और भी फैसिलिटीज चाहिए, यानी नॉन मटेरियल गोल। यही सेम कंट्रीज भी चाहती हैं, यही सेम कंट्रीज के अंदर स्टेट्स भी चाहते हैं कि इनकम के साथ साथ उनकी अदर जो सर्विसेज हैं, अदर फैसिलिटीज वो क्या हो, इम्प्रूव हो, जिसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। इनकम के साथ साथ दूसरे और क्या हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंडिया के हम कुछ स्टेट्स को लेते हैं, ये जल्दी बोर्ड में नहीं आएगा, बट आएगा तो बताते हैं तुम्हें कैसे करना रहेगा। इनकम हो गया, लिटरेसी हो गई, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। स्टेट में हम सबसे पहले लेते हैं महाराष्ट्र। इसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे अधिक इनकम पर कैपिटा इनकम यहीं पे है, 1,04,000 रुपीज। लिटरेसी 82%, अच्छी नहीं ठीक ठाक ही कहेंगे। IMR 25 है, ये 25 कैसे भी बात करेंगे। इसके बाद केरला 88,500, लिटरेसी रेट 94, ये अप्रॉक्स है, हेल्थ 93.91, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12, जो पहले 11 थी, 11 यानी। इसके बाद हम बिहार आते हैं, 27,200 रुपीज, लिटरेसी रेट है 62 यानी 61.80 एंड IMR है 43। मटेरियल गोल क्या था, व्हेन वी कंसीडर इनकम एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट। जब इनकम को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं तो वो होता है मटेरियल गोल। तो अगर हम इनकम को मान लेते हैं डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपोनेंट, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, महाराष्ट्र। और सबसे खराब पोजीशन में कौन है, बिहार मिलता है। ठीक, इनकम को अगर हम मानते हैं, अगर इनकम के साथ साथ हम अदर सर्विसेज को मानते हैं, क्यों, क्योंकि इनकम के साथ साथ हमें अदर सर्विसेज चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा इंडिविजुअली कितना डेवलपमेंट हो रहा है। बट जैसे इसकी लिटरेसी रेट देखते हैं तो 82, IMR 25, बट जैसे ही हम केरल में आते हैं तो केरल की पर कैपिटा इनकम खराब नहीं है, बट
महाराष्ट्र से कम है। लेकिन जैसे ही हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट महाराष्ट्र एंड बिहार से बहुत ज्यादा, और IMR की बात करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है 12 पूरी कंट्री के अंदर। अब 12 यहां पे ये ध्यान दो कि सबसे पहले इसको आप समझ लेते हैं कि IMR क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, number of children die before completing 1 year. Number of children die before completing 1 year in 1000 in a year. एक साल कंप्लीट होने के पहले 1000 बच्चों में एक साल के अंदर जो बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ्स, उसे बोलते हैं IMR। यानी हमें ये क्लियर हुआ कि केरल में 1000 बच्चों के बीच में एक साल के अंदर, एक साल कंप्लीट होने के पहले फिर कितने बच्चे डाई हो रहे हैं, 12। महाराष्ट्र में 25, इनकम अधिक है लेकिन कितने बच्चे डाई हो रहे हैं, 25। और बिहार की तो हम बात ही ना करें तो बेटर है क्योंकि यहाँ 43। जब हम इस तरह की कैजुअलिटी किसी के यहाँ भी होती है तो बेटा उस समय फैमिली के सारे मेंबर्स क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो अपने काम धाम को छोड़ देते हैं, तनाव में आते हैं। तो उससे वो स्टेट, वो फैमिली थोड़ा सा बैक हो जाती है, पीछे होने लगती है। लेकिन हम ओवरऑल में देखते हैं तो केरला की लिटरेसी भी बेटर है। लिटरेसी एंड हेल्थ के साथ ही वहां पे लोगों का मनी क्या होता है, सेव होता है। क्यों? जब लिटरेसी अधिक है तो जाहिर सी बात है IMR अपने आप, क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर हेल्थ पर वो फोकस करेंगे तो, और फोकस करते ही ये मनी कम वेस्ट होगी, क्यों? लिटरेसी अधिक है। लेकिन यहाँ पे लिटरेसी कम है, IMR ज्यादा, यानी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि इनकी इनकम यहाँ पे खर्च हो रही है और इनकी तो पूरी खर्च हो जा रही है। किसी घर में एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, किसी घर में मंथली 50,000 रुपीज आ रहा है और किसी घर में, दूसरे घर में एक्स घर है 50,000 रुपीज आ रहा मंथली, वाई घर है 30,000 मंथली आ रहा है। बट इस घर में अगर हम कहते हैं 5 पर्सन्स क्या है, सिक है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और यहाँ पे कोई नहीं, तो हम इस फैमिली को क्या कहेंगे, ये डेवलप्ड है और ये क्या है, डेवलपिंग में है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम मनी कहाँ वेस्ट हो रहा है, हेल्थ पे वेस्ट हो रहा है। उसी तरह से हमने देखा कि इनकम को अगर हम डेवलपमेंट का मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं महाराष्ट्र, लेकिन जैसे ही इनकम के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन को मानते हैं तो हमें केरल सबसे डेवलप्ड स्टेट मिलता है। क्यों? साथ में हम देखते हैं केरल में जो PDS सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी बहुत अच्छा है। जबकि PDS सिस्टम पूरे भारत में अगर कहीं सबसे अच्छा है तो वो है तमिलनाडु। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इनकम के साथ साथ हमें अदर क्राइटेरिया भी चाहिए, अदर फैक्टर्स भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे केवल क्वेश्चन तुम्हारा आएगा चार्ट बन के, तो तुम्हें लिखना रहेगा इनकम अगर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा तो महाराष्ट्र, एल्स केरल का भी इनकम अच्छा है, लिटरेसी रेट बहुत बढ़िया है और IMR जो है वो 12 है। इसके अकॉर्डिंग इसका पैसा पूरा क्या हो जाता है, रुपया पूरा सेव हो जाता है। इस तरह से केरल हमारा क्या है, सबसे डेवलप्ड स्टेट है। क्यों? क्योंकि हम नॉन मटेरियल गोल की बात करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई, क्या हो गए, मर गए, बिफोर द एज ऑफ 1
ईयर, एक साल के पहले जो बच्चे क्या हो गए, मर गए। एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव्स इन अ ईयर। तीन जगह कामा, दो जगह कामा लगा दिया मैंने, ध्यान समझना। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव्स इन अ ईयर। एक साल के अंदर 1000 बच्चों में एक साल कंप्लीट होने के पहले जिन बच्चों की क्या होती है, मृत्यु, उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को थोड़ा सा समझना। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है, 73%। इसको क्यों ध्यान देना, 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी, 73%। अब भारत में किसे कहा जाता है कि ये लिटरेट है, द एज ऑफ 7 ईयर, 7 years above the proportion of literate population, the proportion of literate population लिटरेसी रेट 2011 में इंडिया की कितनी थी, 73%। अब किसे हम कहते हैं कि ये लिटरेट है, 7 इयर्स या उससे एबव जो भी लिटरेट है। लिटरेट का मतलब होता है रीड प्लस राइट, मतलब वो अपना नाम लिख ले और पढ़ ले, तो भारत सरकार उसे क्या कहती है, लिटरेट। अब जब ऐसी लिटरेसी रहेगी भारत में, तो सोचो भारत का डेवलपमेंट कैसे होगा। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी एक नंबर का ही क्वेश्चन रहता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ द children of the age group 14 and 15 years to attending the school as a percentage of total number of the children in the same age group। बिल्कुल छोटा सा है कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। 14 एंड 15 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन हैं, जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जितने ही बच्चों ने एडमिशन लिया, 14 एंड 15 ईयर्स के बच्चों ने जो एडमिशन लिया, साथ में 14 एंड 15 ईयर्स के जो और बच्चे हैं, उनका जो परसेंटेज है मिला के इन दोनों का, वही कहलाता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। सपोज है 14 एंड 15 ईयर्स की एज पर 10,000 बच्चे हैं और यहाँ पे 9,000 बच्चों ने क्या लिया, एडमिशन लिया, तो नेट अटेंडेंस रेशियो कितने परसेंट हो गया, फटाक से निकलेगा सर 90%। टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, जितने बच्चे हैं 14 और 15 ईयर्स की एज है, उनमें से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो क्या कहलाते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेक्स्ट है BMI, बॉडी
मास इंडेक्स। इंडेक्स है किस चीज का? बॉडी मास। मास मीन्स हमारा क्या हो गया? एक तरह से वेट हो गया, द्रव्यमान जिसकी हम बात करेंगे। हमारे शरीर का कुछ ऐसा इंडेक्स है जिससे हमें कुछ तो पता चलेगा। तो क्या पता चलेगा? इट इज एन इंडेक्स टू डिटरमाइन द एडल्ट इज न्यूरिश्ड और अंडर न्यूरिश्ड। यहाँ पे दो ही वर्ड मिला है, न्यूरिश्ड एंड अंडर न्यूरिश्ड। ये पोषित है, ये कुपोषित है। ये किस लिए किया जाता है? ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एडल्ट है वो न्यूरिश्ड है या अंडर न्यूरिश्ड है। अब हम कब कहेंगे कि एडल्ट न्यूरिश्ड है या अंडर न्यूरिश्ड है? जब BMI रिजल्ट, BMI इज बिलो 18.5, तो उसे हम बोलेंगे अंडर न्यूरिश्ड। लेकिन जैसे ही BMI इज above 25, उसे हम बोलेंगे ओवरवेट, जिसमें तुम्हारे आर के सर हैं। फिर BMI इज बिटवीन 18.5 to 25, इसे हम कहेंगे न्यूरिश्ड लो। BMI क्या है? इंडेक्स है डिटरमाइन करने के लिए कि एडल्ट न्यूरिश्ड है या अंडर न्यूरिश्ड है। तो जब BMI का रिजल्ट बिलो 18.5 आएगा तो वो अंडर न्यूरिश्ड हो जाएगा, यानी कुपोषित है, उसे अच्छे डाइट की जरूरत है। BMI अबव 25 आएगा तो वो ओवरवेट हो जाएगा, यानी उसे अपना भोजन कुछ कम करना है, धरती का वो बोझ हो चुका है मेरी तरह। जब BMI 18.5 और 25 के बिटवीन रहेगा तो उसे हम बोलेंगे न्यूरिश्ड। अब फटाक से फार्मूला दे रहा हूं, जल्दी से निकालो। BMI निकालने का फार्मूला है वेट। वेट हमेशा केजी में रहेगा, अगर वो ग्राम में रहेगा तो उसे तुम्हें कन्वर्ट करना रहेगा केजी में, डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट स्क्वायर। हाइट हमेशा मीटर में रहेगी, अगर कभी भी हाइट सेंटीमीटर में है तो पहले उसे कन्वर्ट इनटू मीटर, देन फटाक से निकालो। सभी लोग अपना वेट रखो, तुम्हारी जो हाइट है, हाइट सेंटीमीटर में तुम्हारी निकलेगी, उसको तुरंत कन्वर्ट करना मीटर में। और बताओ फटाक से कि कौन कौन न्यूरिश्ड है, अंडर न्यूरिश्ड है या ओवरवेट है। कमेंट में जरूर बताना कि सर हमारा वजन ज्यादा है, हमारा कम है, हम फिट हैं, हमारा डाइट सही है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस सब्जेक्ट्स को लेके वेरियस पैरामीटर्स के क्या हैं? फर्स्ट, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके बेस पे UNDP HDR रिपोर्ट तैयार करता है। UN क्या करता है? यूनाइटेड नेशंस इस HDR रिपोर्ट पर HDI रैंकिंग देता है कंट्रीज की, जो कंट्रीज की मेंबर है। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी इसी रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट में क्या पर कैपिटा इनकम, वेरियस परफॉर्मेंस देखा जाता है, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका एवरेज निकालने के बाद एक HDR रिपोर्ट तैयार होती है। उस HDR रिपोर्ट के बेस पे UN HDI रैंकिंग यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
अवॉर्डेड करता है। किस कंट्रीज की? जो HDI की मेंबर हैं। HDI की कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? 189। कब? 2019 के अकॉर्डिंग। HDI को इंट्रोड्यूस कौन कराया? HDI को इंट्रोड्यूस कराने वाला UNDP ही है। कब? 1990 में। HDI was introduced by UNDP in 1990. UN awarded the rankings of the countries who are the members of HDI. HDI रैंकिंग कौन अवार्ड करता है? UN। किस बिहाफ पे? HDI रिपोर्ट के बिहाफ पे। लिटरेसी रेट तो हो गई कि 7 इयर्स एबव कोई भी अपना नाम लिख ले, पढ़ ले, वो क्या लिटरेट है। इनकम जो हम डेली अर्न करते हैं या जो काम करते हैं उसके बदले जो हमें मिलता है वो हमारी इनकम है। बट पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हो गई हमारी पर कैपिटा इनकम। बट हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ये भी 1 मार्क्स का ही है। द एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ, एवरेज length of the life at the time of birth, at the time of birth। जब हमारा जन्म होता है उसी समय हमारी एक एवरेज एज निकाली जाती है। वही एवरेज एज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है। एक क्वेश्चन आता है, distinguish between UNDP and वर्ल्ड बैंक। तो एक पॉइंट सबसे पहले, यूएनडीपी का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी वो बहुत सारे फैक्टर्स को, कंपोनेंट्स को लेके स्टडी करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक का एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो केवल एक पॉइंट, एक पैरामीटर्स को लेके ही मेजरमेंट करता है कि कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं है। इसका डेवलपमेंट का मेजर क्या है? नैरो है, और इसका डेवलपमेंट का मेजर क्या है? ब्रॉडर है। यूएनडीपी कंपेयर्स द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम है तो एजुकेशन को लेके एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या बनाती है? डेवलपमेंट का मानक तैयार करती है, मेजरमेंट है। जबकि वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डेवलपमेंट डिसाइड करती है। यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन के बेस पर कंट्रीज की रैंक अवार्ड करता है एज अ 1, 2, 3 कि उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है, तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, इस तरह होते हुए चले जाएंगे। कब तक? 189 कंट्रीज हैं, तो वहां तक। इंडिया की एचडीआई, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग एचडीआई रैंकिंग कितनी है? 129 है। कब? 2019। ध्यान से समझना फिर से, यूएनडीपी का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड बैंक का नैरो कॉन्सेप्ट है। यूएनडीपी डेवलपमेंट का कंप्राइज कैसे करती है? कंपेयर करती है पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेस पे, जबकि वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम के बेस पे करती है। यूएनडीपी उस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के बेस पे कंट्रीज की रैंक अवार्ड करती है 1, 2, 3 से लेते हुए 189 कंट्रीज मेंबर हैं वहां तक। और इंडिया की एचडीआई रैंकिंग कितनी है? 129 का 2019 में। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या करती है? पर कैपिटा इनकम के बेस पे डिक्लेयर करती है कि कंट्री क्या है? डेवलप्ड या रिचर है, मिडिल इनकम या डेवलपिंग है, साथ में पुअर या अंडर डेवलपिंग है। यूएनडीपी क्या कर रहा है? 1, 2, 3 के बेस पे रैंकिंग अवार्ड कर रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंट्री डेवलप्ड है, मिडिल इनकम कंट्री है या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ
डेवलपमेंट डेवलपमेंट पास्ट से फ्यूचर बेटर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा हर रोज अच्छा हो, पहले से अच्छा, तो वो तो हो गया डेवलपमेंट। पर डेवलपमेंट करते करते हम ऐसा ना कर डालें कि हम जो रिसोर्स हैं सारे क्या कर दें, एग्जॉस्टेड कर दें। नहीं करना है, तो इसीलिए कहा गया डेवलपमेंट तो करना है लेकिन सस्टेन करते हुए। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन रहेगी, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन नीड। इन्वायरमेंट को हमें लॉस में ही पहुंचाना है कि हमें अपना डेवलपमेंट करना है और इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचाना नहीं, हमें सारे रिसोर्स को यूटिलाइज भी करना है, साथ में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। वो होता है हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम रिसोर्स का सस्टेन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक होगा डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। रिसोर्स को इसीलिए तो हमें क्या करना है, सस्टेन करना है, एल्स हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जिसमें हमारे इंडिया में ही एक प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। रिसोर्सेज को सस्टेन करना था लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई किसकी, ग्राउंड वाटर की। एक इंडिया नहीं, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में जो ग्राउंड वाटर है इसे हम प्योर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज करते हैं। इंडिया में भी बहुत किया जाता है, साथ में इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए अंडरग्राउंड वाटर का यूज बहुत किया जाता है। हमारे जियोलॉजिस्ट ने बताया कि 300 सिटीज में, डाटा थोड़ा पुराना है, 300 सिटीज में पिछले 20 इयर्स में वाटर लेवल 4 मीटर्स नीचे जा चुका है। 300 सिटीज 20 इयर्स, पिछले 4 मीटर क्या हो गया, नीचे हो गया। अगर हम यही सेम सिचुएशन चलती रही तो अगले 25 सालों में कंट्री का 60% पार्ट, लो अभी 300 सिटीज की बात हो रही थी, अब कंट्री का 60% पार्ट यही सेम सिचुएशन फेस करेगा। मींस जो 300 सिटीज हैं, यानी कि लगभग हम देखेंगे कि कंट्री के हर एक पार्ट में हमें अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब अंडरग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है, ओवर यूज कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन्स में होता है। चाहे हम पंजाब की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं, हम इसका ओवर यूज तो कर रहे हैं बट वाटर को रिजर्व नहीं कर रहे हैं, वाटर का कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कंजर्व करेंगे तभी तो हमारे रिसोर्स क्या होंगे, सस्टेन होंगे और ये प्रॉब्लम दूर होगी। क्यों, रेनफॉल होती है तो ये जो वाटर लेवल है ये थोड़ा सा अप हो जाता है। तो मीन्स हमें करना क्या है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए, कुछ हिली रीजन्स में कूल एंड कूल्स, बम्बू ड्रिपिंग, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, एंड कुछ मॉडर्न सिस्टम्स, चाहे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इसके अलावा गवर्नमेंट्स कंपलसरी लॉ बनाए, जैसा कि तमिलनाडु में बनाया जा चुका है, लॉ बनाए नेसेसरी, जिससे हम ग्राउंड वाटर के लेवल को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। नेक्स्ट एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्सेज। जल्दी आता नहीं है लेकिन आएगा कि नहीं वो बाद में बताएंगे। वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू 2018 के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड में क्रूड ऑयल है वो कितने सालों का बचा है, 50 इयर्स का। किस रेट पे, एट प्रेजेंट रेट, वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू 2018 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल है कितने सालों के लिए है, 50 इयर्स। किस रेशियो से, एट प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन। हमें करना क्या है, नए रिसोर्सेज का पता लगाना है, साथ में जो इकोनॉमिकल पावर कंट्रीज हैं वो भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया भी इंपोर्ट कर रहा है। जो इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री पावर कंट्रीज हैं वो कभी कभी क्रूड ऑयल के लिए
एक दूसरी कंट्री पे क्या करती हैं, अटैक कर देती हैं। क्यों? क्योंकि सभी को नेचुरल रिसोर्सेज की नीड है। तो हमें क्या करना है, डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी के साथ करना है। हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए चलना है, चाहे वो ग्राउंड वाटर इन इंडिया हो या नेचुरल गैस एट ए इंटरनेशनल लेवल पे हो। इसी के तहत हम अपना कंप्लीटली डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्यों? डेवलपमेंट क्या है, अगला दिन और बेटर हो, यही तो है डेवलपमेंट। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, बेटा शेयर करो और पढ़ो इसको। जहां पे डाउट है उसे कमेंट करो। कमेंट करोगे तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, गारंटी मेरी है। मार्क्स मेरे माध्यम से मिलेंगे तुम्हें। बट मुझे पढ़ो, मुझे सुनो और मुझसे क्वेश्चन पूछो।